मैं राजवीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंप्यूटर पर। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं कंप्यूटर के, जैसे कि आपके प्रीवियस 2 लेक्चर में आपको पहले भी बता चुका हूं कि उसमें जैसे जो था आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई थी, थोड़ी सी कंप्यूटर का मीनिंग बताया था, कंप्यूटर किस तरीके से कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर है उस पर मुख्य जो इन्फॉर्मेशन जो आपके प्रोसेसिंग जो करता है या कोई भी अपन कह सकते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, उसमें सबसे पहले क्या है, इनपुट लेता है। इनपुट के बाद मैंने आपसे कहा था कि एक फिर वो उसके ऊपर प्रोसेस करता है। प्रोसेस में ही आपके जो पार्ट थे, ALU था, CU था, ठीक है, मेमोरी स्टोरेज था, कंट्रोलिंग था, और उसके बाद आपको वो क्या देता है, आउटपुट। तो ये ऑपरेशंस थे। अब इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, थोड़ा सा ओवर आपको मैंने बताया था। इसमें आज बात कर रहे हैं हम कि जो इनपुट में अगर इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इनपुट मतलब क्या होता है, आपको सिंपली कोई भी इंस्ट्रक्शन है या कोई डेटा है, ठीक है, उसको अगर आपको कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाना है, यानी कंप्यूटर को देना है, इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, एक कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होती है। यानी इनपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, इनपुट देने के लिए हमें क्या है, इनपुट डिवाइसेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब इनपुट डिवाइसेज आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं। तो इसमें जैसे आप सिंपली एक, मैं जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दे चुका हूं कि आपके जो इनपुट होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में इनपुट होता है, तो आप एक तरीके से अपने ऊपर लेके चलेंगे तो आप इजीली समझ पाओगे कि इनपुट डिवाइसेज में आपके कौन कौन से तरीके के इनपुट हो सकते हैं। तो जैसे देखो, आप आइज़ के थ्रू इनपुट होता है। आइज़ के थ्रू इनपुट किस तरीके से होता है, आप एक तरीके से किसी को भी चीज़ को जो देखते हो वो आप आइज़ के थ्रू वो एज ए इमेज कैप्चर करती है। यानी हमारे आइज़ का जो काम है, आँखों का काम है, वो क्या है, किसी भी पर्टिकुलर इमेज को कैप्चर करना होता है और वो माइंड को प्रोवाइड करवाता है। तो एक तो इमेज फॉर्म हो गई, दूसरा हम कानों के ज़रिए सुन के कोई भी इनपुट करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी आँखों की जगह, जैसे जो आप स्कैनिंग की बात कर रहे हो, तो वो कंप्यूटर में जो हो गई वो आपकी स्कैनिंग हो गई। तो एक स्कैनर डिवाइसेज होती है इनपुट में। दूसरी आपकी हियरिंग को, यानी आपकी साउंड को इनपुट करने के लिए वहाँ पर आपके माइक्रोफोन्स वगैरह होते हैं। इसी तरीके से आपका एक टच होता है, जैसे हमारी स्किन होती है, स्किन हमें किसी भी चीज़ को टच करने के बाद में वो फील करने के लिए जो फीलिंग इनपुट्स होते हैं वो आपके स्किन से होते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में आपके जो किसी भी काम को अगर आपको टच को करना है तो टच स्क्रीन के ज़रिए, पॉइंटिंग डिवाइसेज के ज़रिए आप पॉइंटिंग कह सकते हो। यानी हमारे जो बॉडी में है वो जो स्किन है वो आपके कंप्यूटर में एज ए पॉइंटिंग डिवाइसेज की जो बात करेंगे वो आपकी इनपुट करवाती है। तो सबसे पहले हमारे इनपुट डिवाइसेज की रिक्वायर क्या है, इनपुट डिवाइसेज क्या काम आती हैं, वो आपके ये एक तरीके से कोई भी हार्डवेयर होंगे। डिवाइसेज की जहाँ बात आ गई, इनपुट अगर सिंपली इनपुट बात करते तो इनपुट क्या है, प्रोसेस है। बट जब इनपुट देने के लिए जो डिवाइसेज काम में ली गई हैं वो इनपुट डिवाइसेज हैं। तो ये क्या है, एक हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर मैंने आपको कल बताया था कि जैसे आपके जिसमें ये कहा था कि कोई भी टेंजिबल पार्ट है कंप्यूटर का जिसको हम इजीली छू सकते हैं, देख सकते हैं, काम दे सकते हैं, और इनको जो चलाने का काम करता है वो सॉफ्टवेयर होता है। तो ये इनपुट डिवाइसेज क्या है, एक तरीके से हार्डवेयर्स होती हैं जो क्या कर सकती हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को कोई भी डेटा या सिग्नल्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, दूसरा ये इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा को कंप्यूटर में यूज़र दे सकता है। ठीक, बिना इनपुट डिवाइसेज के आप कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। ठीक, तो इस तरीके से ये तो आपके इनपुट डिवाइसेज के जनरल जो काम हो गया वो है। अब इसमें इनपुट डिवाइसेज का जो आपके पास हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज होती हैं। तो देखो, इनपुट डिवाइसेज एक तो आपके जो पेरीफेरल इनपुट डिवाइसेज हैं वो है आपके कीबोर्ड और माउस। सबसे ज़्यादा मोस्टली आपके हर कंप्यूटर में, चाहे वो आपका जनरल कंप्यूटर हो या स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर हो, वहाँ पर आपको कीबोर्ड तो ऑलवेज मिलेगा ही मिलेगा। ऑलमोस्ट 99% डिवाइसेज आपकी जो होंगी उनमें आपके कीबोर्ड होगा। अब वो कीबोर्ड ऐसा ही कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दिखता है कि उसमें बहुत सारी कीज़ हों, 101 कीज़ हों या 104 कीज़ हों, वही आपके कीबोर्ड होता है। यानी कहीं पे भी आपका कुछ छोटा न्यूमेरिक कीपैड भी मिल सकता है। जैसे आप पेट्रोल पंप मशीन की बात करें तो वहाँ पे भी कंप्यूटर है, उसमें आपको सिंपली एक न्यूमेरिक की ज़रूरत पड़ती है तो न्यूमेरिक ही फीड करते हैं, कुछ 10-5 बटन और ऊपर हो सकते हैं।
स्पेशल कंप्यूटर, हालांकि जो पेट्रोल पंप मशीन है। ऐसे ही आपकी कुछ और भी इनपुट, वो बहुत सारी मशीनें हो सकती हैं जो आपके कंप्यूटर कैटेगरी में आती हैं। तो इनमें आपके अधिकतर या तो कीबोर्ड मिलेगा या कोई टच का जरिए मिल सकता है। सिंपली बहुत सारी, जैसे एटीएम मशीन है, वहाँ आपको छोटा कीपैड भी मिलता है, न्यूमेरिक कीपैड भी मिलता है, साथ में टच मिलता है। तो ऐसे ही इनपुट डिवाइसेज आपको हर फील्ड में आपको अलग अलग इनपुट डिवाइसेज मिलेंगी, जिसमें आपके कीबोर्ड, माउस तो पेरिफेरल इनपुट डिवाइसेज हैं। साथ में आजकल सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर में है वो टच स्क्रीन है, ग्राफिक टैबलेट्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, स्कैनर्स हैं। तो इनको, ये सारी आपकी इनपुट डिवाइसेज हैं। अब इनको अगर हम थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहें कि किस किस तरीके की इनपुट डिवाइसेज होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये इनपुट डिवाइसेज आपकी एक तो होंगी टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए, यानी कमांड देने के लिए जो भी इनपुट डिवाइसेज होती हैं। एक तो हम कह सकते हैं टेक्स्ट इनपुट, यानी टाइप्ड, जिनके जरिए हम टाइप करके कोई भी इनपुट देंगे। एक हो सकती हैं आपकी टच के जरिए, ठीक, एक आपकी टच इनपुट डिवाइसेज हो सकती हैं, और एक आपकी ऑडियो इनपुट डिवाइसेज हो सकती हैं, ठीक है, और एक आपकी इमेज को इनपुट करने के लिए इमेजेज, या हम जिन्हें स्कैंड डिवाइसेज भी कह सकते हैं, जिनके जरिए हम किसी भी इमेज फॉर्म में कोई भी डेटा इनपुट करते हैं। तो इस तरीके से इनको ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें आपके एक होती हैं, सबसे पहले मैंने बताई टाइप, टच, ऑडियो इनपुट, इमेजेस या स्कैंड कह सकते हैं इसको, ठीक है, और एक आपकी इस तरीके से। ये चार कैटेगरी में ब्रॉडली कैटेगराइज कर रहा हूँ सबको, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें इनमें आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कीबोर्ड को। कीबोर्ड जो है आपका सबसे ज़्यादा काम आने वाला और हर कंप्यूटर के साथ यूज होने वाला है, चाहे वो आप जनरल पर्पज़ कंप्यूटर की बात कर रहे हो, किसी एम्बेडेड कंप्यूटर की बात कर रहे हो, या फिर आपका कोई स्पेशल कंप्यूटर हो। तो इसमें सबसे पहले कीबोर्ड क्या है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस है आपकी, ठीक है, यानी ये सबसे ज़्यादा काम आती है। तो इसमें आप इसको प्राइमरी इनपुट डिवाइस भी कह सकते हो। सिंपल होता क्या है इसमें, एक तरीके से ये जो दिखता है वो टाइपराइटर की तरह शो होता है। आपका कीबोर्ड जो होता है वो क्या होता है, एक टाइपराइटर की तरह होता है। इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं जिन्हें आप प्रेस करके कोई भी इनपुट देते हो, ठीक। कीबोर्ड में इसमें क्या होते हैं इनपुट, इसके ज़रिए क्या इनपुट कर सकते हो आप, इसके ज़रिए आप लेटर्स इनपुट कर सकते हो, नंबर्स इनपुट कर सकते हो, कुछ स्पेशल सिंबल्स को इनपुट कर सकते हो, कुछ कमांड्स को भी इसके थ्रू कीबोर्ड पे ही अवेलेबल होती हैं, जिनको कमांड को भी आप दे सकते हो, ठीक। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कीज़ होती हैं या जिन्हें बटन्स बोलते हैं, ठीक है, और इसमें किसी भी आप की को प्रेस करके या उसको होल्ड करके या एक से अधिक की को एक साथ भी दबाकर आप क्या कर सकते हो, कोई भी कमांड दे सकते हो या कोई भी इनपुट या कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे सकते हो। तो ये बात तो रहती है कीबोर्ड की। अब कीबोर्ड का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो तो कीबोर्ड आपने कभी देखा होगा खूब, इसमें इस तरीके से आपका एक कीबोर्ड है, ठीक है। इस कीबोर्ड को जनरल, हम अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें, ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड का मतलब होता है कि जो जनरली सभी जगह यूज होता है, पर कई फील्ड्स में अपने हिसाब से कीबोर्ड्स को मॉडिफाई किया हुआ है, उसके वर्क्स को मॉडिफाई किया होता है। तो उसमें क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके के कीबोर्ड अपने काम के हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे हो सकता है कहीं मल्टीमीडिया का काम हो, तो वहाँ पे मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स के लिए कुछ एडिशनल की ऐड कर दी जाती है। हो सकता है कोई गेम खेलने के लिए कीबोर्ड्स को काम में ले रहे हो, तो वहाँ उसके हिसाब से उनकी डिज़ाइन कर दी जाती है। तो ये कीबोर्ड का डिज़ाइन आपके देश के हिसाब से भी बदल सकता है, थोड़ा कहीं कीज़ अलग हो सकती हैं, एक प्रोफेशन के हिसाब से भी कीबोर्ड बदल सकते हैं। पर जनरल जो कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो बोलते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चलता है लगभग, वो आपका इस टाइप का कीबोर्ड चलता है, ठीक। तो अब इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो डिवाइड हैं थोड़े से, उनको क्या कह सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक कीबोर्ड का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि आपका एक कीबोर्ड किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इधर, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड के जस्ट राइट साइड में
राइट साइड में कीबोर्ड के सबसे ऊपर यहाँ पर ये आपके 3 दिख रहे होंगे, आपके नम लॉक, कैप्स लॉक इंडिकेटर्स हैं। नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको कीबोर्ड को एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। नम लॉक है, कैप्स लॉक है और स्क्रॉल लॉक है, ये आपके इंडिकेटर हैं। ठीक है, इंडिकेटर हैं ये इंडिकेटर क्या शो करते हैं कि अगर आपका नम लॉक प्रेस, यहाँ पे आप देख सकते हो कीबोर्ड में इसी नाम की 3 कीज़ हैं, एक स्क्रॉल लॉक है, एक आपके नम लॉक है और एक आपके कैप्स लॉक है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से आपके कैप्स लॉक है। ये 3 कीज़ हैं। इन 3 कीज़ को एक ध्यान रखना है आपको, इनको बोलते हैं टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ बोलते हैं कौन कौन सी को? इनको नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक को। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि टॉगल कीज़ क्या होती हैं। अब टॉगल कीज़ में क्या होता है, जब भी आप की का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी की को प्रेस करने पर एक बार ऑन हो जाए, और अगर ऑन है तो ऑफ हो जाए और ऑफ है तो ऑन हो जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यही है कि जब भी आप नम लॉक को एक बार प्रेस करते हो नम लॉक इंडिकेटर ऑन होगा, दूसरी बार नम लॉक की को प्रेस करोगे नम लॉक इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे ही कैप्स लॉक है, नम लॉक है, इनका काम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके इंडिकेटर्स हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये आपको इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड है। ये क्या है? न्यूमेरिक कीपैड। ये आपके न्यूमेरिक कीपैड है। ये अधिकतर जब आप सिंपली नंबर्स की प्रैक्टिस करते हो तो आप, या नंबर की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जैसे अधिकतर कोई डेटा फीडिंग में आपके न्यूमेरिकल डेटा को बहुत ज़्यादा फीड करना होता है, तो वहाँ पर ये न्यूमेरिक कीपैड काम में अधिकतर लिया जाता है। तो ये तो आपकी बात रही इसके न्यूमेरिक कीपैड की। इसके बाद ये आपके इधर का पार्ट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना होगा, वो ये है कि ये जो न्यूमेरिक कीपैड है ये आपके एज ए नंबर भी वर्क करता है और एज ए आपकी ये एरो कीज़ प्लस इंसर्ट, होम, डिलीट एंड पेज अप पेज डाउन की तरह भी वर्क करता है। कैसे? जब भी नम लॉक इंडिकेटर आपका ऑन होगा, तो नम लॉक इंडिकेटर ऑन होगा तो ये सारी कीज़ एज ए नंबर की तरह वर्क करती हैं। ठीक है, और अगर ये न्यूमेरिक कीपैड का नम लॉक ऑफ होगा तो इस समय आप देख पा रहे होंगे हर की पर आपके एक नंबर के साथ साथ में कुछ सिंबल बने हुए हैं, जिसमें एरो हैं, ये एरो है, पेज अप है, पेज डाउन है, होम है, इंसर्ट है, डिलीट है। तो ये जब नम लॉक ऑफ होता है तो ये कीज़ नंबर नए टाइप करने की बजाय ये आपकी नेविगेशन कीज़ की तरह काम करती हैं या स्पेशल कीज़ की तरह काम में आती हैं, एरो कीज़ की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि नम लॉक इस तरीके से काम करता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो ये की हैं, इन्हें, ये आपके कीज़ हैं, ये वाली, ये एरो कीज़ हैं, इनको बोलते हैं एरो कीज़, ARROW, एरो कीज़। ठीक, ये सिंपली क्या करती हैं, ये एरो कीज़ हैं, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए काम आती हैं, ये आपके मूवमेंट करवाने के लिए काम आती हैं, कर्सर को कंट्रोल, इनको कर्सर कंट्रोल कीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस ये कीज़ भी आपकी कुछ, इनको कई बार नेविगेशन कीज़ भी बोलते हैं। यहाँ पर ये कीज़ हैं, ये कुछ स्पेशल कीज़ बोलते हैं इनको, या अदर कीज़ भी बोलते हैं, ये अदर कीज़ हैं, या इनको हम बोल सकते हैं ये स्पेशल कीज़ हैं, कुछ स्पेशल काम करने के लिए काम आती हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली अभी और बताएंगे। तो एरो कीज़ हो गई। इसके बाद आप चलते हैं जब कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके सबसे जो मैक्सिमम एरिया है, ये वाला एरिया आपका, इनको बोलते हैं टाइपराइटर की या अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा न्यूमेरिक की। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके टाइपिंग के लिए काम आती हैं। इसमें सबसे लंबी जो की है वो
अपनी साइज़ में वो है आपकी स्पेस की, इसको बोलते हैं हम, ये स्पेस की है। ठीक है, इसमें साथ में देख रहे हैं आपके अल्फ़ाबेट्स भी हैं, ऊपर नंबर्स भी हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, सेमीकोलन, कोलन, एस्ट्रिक, एम्परसेंड, एपिस्ट्रॉफी, परसेंटेज, सारे सिंबल्स की कीज़ हैं। साथ में आपके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक कैप्स लॉक है जो मैंने अभी बताया था, ये टॉगल की है, अगेन ध्यान रखना है। प्लस आपकी ये कुछ मॉडिफायर कीज़ हैं इसमें, शिफ्ट और कंट्रोल और अल्ट। शिफ्ट है, CTRL कंट्रोल है, और ALT अल्टरनेट अल्ट है। ये कीज़ आपकी इस तरीके से। इसमें साथ में यहाँ पर एक कंट्रोल और अल्ट के बीच में कुछ विंडो का सा सिंबल बना आता है की पे, इसको सिस्टम की बोलते हैं। इधर की भी साइड में आपको हो सकता है एक इस तरीके से सिंबल मिले, एक माउस के से पॉइंटर का सा। तो ये आपकी सिस्टम कीज़ हैं जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए काम में आती हैं। जनरली ये हमारी टाइपिंग में काम में नहीं लेते, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए काम आती है। ठीक, तो ये आपकी रह गई अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। कीबोर्ड के पार्ट में हमने डिवाइड किया है। इसके बाद आपके टॉप में जो पार्ट है, जो ये पार्ट है आपकी, ये कीज़ हैं F1 से लेके F12 तक, इनको बोलते हैं हम फंक्शन कीज़। ये आपके फंक्शन कीज़ हैं। F1 से F12 कीज़ होती हैं, 12 कीज़ हैं, ये फंक्शन कीज़ हैं। ठीक है, इनका यूज़ स्पेशल होता है हर प्रोग्राम में, अपने इनका स्पेशल काम होता है, इनका फिक्स वर्क नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक कीबोर्ड का पैटर्न जो दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट में थोड़ा सा आप बताने देना चाहता हूँ कि ब्रीफ में चलते हैं। तो यहाँ एक एस्केप है, एक एंटर है। ठीक है, ये दो की आपकी जो हैं वो कमांडिंग कीज़ हैं। ठीक, ये कमांड कीज़ हैं, एस्केप, एंटर। ठीक, एक आपके यहाँ पे पॉज ब्रेक भी है इसी तरीके से। ये क्या करती हैं देखो, सिंपली एंटर की किसी भी आपके, वैसे तो देखो एंटर की का साइन इस तरीके से है, एंटर की आपने देखी हो तो इस तरीके से होती है। और एंटर की वैसे जनरली काम क्या करती है, वैसे इसका फुल फॉर्म, इसका नाम होता है, वैसे इस पर कई बार आपको एक पुराने कीबोर्ड्स में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, इस पर एक CRLF लिखा हुआ मिलेगा आपको। CRLF का मतलब क्या होता है, CRLF की फुल फॉर्म है, CRLF की कैरीज रिटर्न, कैरीज रिटर्न लाइन फीड। देखो ये सिंबल ऐसे ही बना हुआ है, इसका समझाता हूँ थोड़ा सा। मतलब क्या है कि जैसे आप टाइप कर रहे हो, तो टाइप करते करते आप क्या करें, एंड में पहुँच गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन में जाना है और लाइन की शुरुआत में जाना है। इस तरीके से बात करते हैं। यहाँ आप कुछ लिखते जा रहे थे, कुछ लिखते जा रहे थे, तो इसका मतलब है आप लाइन फीड करो और कैरीज रिटर्न, यानी वापस कर्सर को शुरुआत में ले जाओ। तो इसी तरीके से इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जा सकता है। एंटर का नाम क्या है, CRLF, और CRLF की फुल फॉर्म क्या है, कैरीज रिटर्न लाइन फीड। ठीक है, एस्केप की क्या काम करती है, एस्केप की आपकी यहाँ जो ये एस्केप की दिख रही है आपको, ये है कैंसिल कमांड है, कैंसिल कमांड। कैंसिल कैसे करती है, यानी ये क्या काम आती है, जनरली ये आप तब काम ले सकते हो जब आप कोई मेन्यू ओपन कर दिया, यानी आपने किसी की को प्रेस किया जिससे मेन्यू ओपन हो रहा है, तो आपके उन मेन्यूज़ को वगैरह को कैंसिल करने के लिए आपकी एस्केप की काम आती है। किसी डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, उसको कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल के लिए काम आती है, एस्केप की कैंसिल के लिए काम, यानी बाहर निकलना। एस्केप मतलब क्या होता है, बाहर भागना, एस्केप। तो आपको जब भी किसी से बाहर आना हो तो आपको क्या काम आएगी, एस्केप की। ऐसे ही पॉज ब्रेक क्या काम आएगी आपके, पॉज ब्रेक जो आपके काम करती है वो भी आपके किसी कमांड को, अगर रनिंग कमांड है तो उसको सिंपली कुछ टाइम के लिए पॉज करना हो। पॉज मतलब अस्थायी रूप से किसी चीज़ को रोकने के लिए पॉज। तो यहाँ पॉज और ब्रेकिंग का काम करती है। ये जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग स्टेट में हो और आपको उसको थोड़ा सा रोकना हो तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा पॉज ब्रेक काम में लेते हैं। ठीक, तो ये सिंपली यहाँ पर एस्केप हो गया, फंक्शन हो गई। प्रिंट स्क्रीन की आपकी क्या काम आती है, स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए आती है।
स्क्रॉल लॉक क्या काम आता है आपको थोड़ा सा और बाद में बताएंगे, हम जब कंप्यूटर पर वर्क करेंगे। तो आप जैसे जानते होंगे एक स्क्रॉल बार होती है, इसको लॉक करना हो तो आपको स्क्रॉल लॉक काम आता है। टॉगल कीज है, इंसर्ट है, डिलीट है, होम है, एंड है, पेज अप है, पेज डाउन है, ये स्पेशल कीज़ हैं। ठीक है, ये आपके मॉडिफायर कीज़ हैं, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये कैसी कीज़ हैं? मॉडिफायर कीज़, ये किसी और वर्क को चेंज कर देती हैं। किसी की का जो एक्चुअल वर्क चल रहा है उसमें अगर इनके साथ ऐड कर दिया जाए तो वो शॉर्टकट कीज़ बनाने के लिए काम में आती हैं। कई बार हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो ये कीज़ हैं अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये किस काम आती हैं? शॉर्टकट कीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ ये तो बात रही आपकी कीबोर्ड के स्ट्रक्चर की ओवरऑल। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि आपके कीबोर्ड में, अब कीबोर्ड भी आपके कई तरीके के आते हैं। ये तो मैंने स्टैंडर्ड कीबोर्ड बताया, जिसमें आप ये भी बता सकते हो कि ये कीबोर्ड है, इसमें कितनी कीज़ होती हैं। डेस्कटॉप कीबोर्ड में 101 कीज़ होती हैं, 101 से 104 होती हैं। यूएस ट्रेडिशनल जो कीबोर्ड है उनमें 104, तो ये लिखा भी आ सकता है 101 से 104 कीज़ कह सकते हो आप। ठीक है, इसमें क्या होती हैं? न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, कुछ स्पेशल पंक्चुएशन सिंबल्स होते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, और 12 आपकी फंक्शन कीज़ होंगी और कुछ स्पेशल कीज़ हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हुई स्टैंडर्ड कीबोर्ड की। अब स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अलावा आपने देखा होगा कीबोर्ड कई तरीके के, जैसे स्टैंडर्ड तो है ही, लैपटॉप में आते हैं जिनकी साइज़ लगभग 15 इंच लैपटॉप होते हैं, उनमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं आते। ठीक है, और उनमें साथ में कुछ और एडिशनल कीज़ फंक्शन के साथ में ही ऐड कर दी जाती हैं। गेमिंग कीबोर्ड होते हैं, थंब साइज कीबोर्ड होते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड होते हैं, फोल्डेबल कीबोर्ड्स होते हैं। ये मार्केट में आप अपनी कुछ तो कन्वीनियंट के हिसाब से, कुछ प्रोफेशनल काम करने के हिसाब से, कुछ अपने प्लेस के काम के हिसाब से अपने अलग अलग तरीके के कीबोर्ड परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जैसे आपके लैपटॉप कीबोर्ड की बात, ये दिख रहा है आपको, जैसे लैपटॉप कीबोर्ड है, इस तरीके से आप लैपटॉप पर वर्क करते हो तो है वही कीबोर्ड, बट इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन एरिया, वो जो आपका वर्किंग एरिया है वो थोड़ा कम होता है, तो उस हिसाब से उनको कीज़ को थोड़ा कंडेंस करना पड़ता है, कीज़ को वहीं पर रखना पड़ता है, तो उसके लिए कीबोर्ड कम होता है। ठीक है, अब इसमें जो कीबोर्ड आते हैं वो लेआउट अलग अलग होते हैं, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो इसमें जो कीबोर्ड आया आपका वो स्मॉल वर्जन है कीबोर्ड का, ये QWERT कीबोर्ड आता है। ठीक है, ये सेम कीबोर्ड है वैसे नॉर्मल कीबोर्ड के अलावा वैसे, पर इसमें थोड़ा सा बटन्स को क्या कर दें, एकोमोडेशन लेस स्पेस की वजह से थोड़ा सेट करने के होता है। ठीक है, ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये रहा। इसमें क्या है, कुछ साउंड फंक्शंस को ऐड करने के लिए मल्टीमीडिया के कुछ कीज़ ऐड कर देते हैं, तो इसमें आपकी 120 130 कीज़ हो सकती हैं। इसमें जो कीज़ होती हैं वो 120 से 130 कीज़ तक हो सकती हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि साउंड के इफेक्ट के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए, प्लस इस तरीके से ये साइडों में कुछ कीज़ अलग एडिशनल ऐड कर दें। ठीक, बाकी बीच का पार्ट पूरा का पूरा आपका वही कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, बट इन्होंने क्या किया उसी कीबोर्ड पे थोड़ा सा और एडिशनल ऐड कर दिया, ताकि गेम खेलने वाला हो या कोई म्यूजिक लवर हो या कुछ काम करने वाले हों जो मल्टीमीडिया का काम करते हो, उनके लिए ये काम में आता है। ठीक है, तो ये जो गेमिंग कीबोर्ड है वो क्या है, डिज़ाइन किसके लिए किया गया, गेमर्स के लिए, और इसमें आपकी कुछ बैक लाइटिंग्स वगैरह भी ऐड कर दी गई। इसके बाद थंब साइज़, ये थंब साइज़ क्या होती है, जैसे आपको PDA डिवाइसेज होती हैं। PDA क्या होते हैं, पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं। जो ये PDA डिवाइस होती है, PDA का मतलब है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ये आपके PDA डिवाइसेज होती हैं। तो जैसे पहले क्या चलते थे, पेजर चलता था, पेजर। ठीक है, पेजर था, तो उसमें इस तरीके के जो छोटे कीपैड होते हैं जो अंगूठे से ही ऑपरेट करने पड़ते हैं, थंब, इसलिए उनको थंब साइज कीबोर्ड कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा छोटे होते थे। ठीक है, ये बिल्ट इन कीबोर्ड हैं, PDA में या स्मार्टफोन में भी आते हैं। ठीक, तो इस तरीके के जो कीबोर्ड हैं उनको आप बोलते हो थंब साइज कीबोर्ड, इनमें वर्क स्पेस बहुत कम होता है। इसके बाद आपके वर्चुअल कीबोर्ड है। वर्चुअल कीबोर्ड आपको इस तरीके से एक कीबोर्ड दिखता है, ये आप देख पा रहे होंगे, एक डिवाइस है जो आपके लाइटिंग्स छोड़ के किसी टेबल पे भी आप काम कर सकते हो, वो आपके एक कीपैड का सा एरिया क्रिएट कर देती है लाइट में।
तो उसमें कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो सेंसिंग करते हैं, आपके फिजिकल कीबोर्ड नहीं होता ये एक्चुअली, बट ये किसी सॉफ्टवेयर से सिमुलेट होता है, यानी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है। जैसे आप किसी जगह पे उंगली टच करते हो तो उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको सेंस करके एज ए फिजिकल की तरह वर्क करता है। अगर यानी कीबोर्ड तो आपको फिजिकल ही नहीं है, बट वो आपके एज ए फिजिकल वर्क कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं आभासी कीबोर्ड है ये वर्चुअल कीबोर्ड होता है। ठीक, तो ये आपके वर्चुअल कीबोर्ड है, ये क्या है एक्चुअली फिजिकली नहीं होता है, बट इसको सिमुलेट किया गया है किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो उससे आप इजीली एज ए कीबोर्ड की तरह ही काम कर पाते हो। ठीक, इस वर्चुअल कीबोर्ड के बाद आपके पास आता है ये फोल्डेबल कीबोर्ड है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये फोल्डेबल रबर टाइप में कीबोर्ड आता है, बिल्कुल इसको कहीं पर भी आप इजीली फोल्ड करके, क्योंकि वैसा जो कीबोर्ड आता है उसको आप पोर्टेबल नहीं है, उसको इस एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वो स्पेस ज़्यादा लेता है। तो ये क्या है, आपको ट्रैवलिंग के पर्पज़ से ले जाना हो आप काम करने के लिए, तो आपके लिए फोल्डेबल कीबोर्ड काम में आता है। ठीक, इसके बाद यहाँ आप कीबोर्ड के लेआउट से, कीबोर्ड लेआउट से जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कीबोर्ड है वो है QWERTY। नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आप अगर कीबोर्ड में टाइपिंग एरिया में देखोगे तो वहाँ पर सबसे जो टॉप लाइन होती है कीबोर्ड की, उसमें जो सीक्वेंस होता है कीज़ का वो होता है QWERTY, यानी ये थोड़ा सा सीक्वेंस है QWERTY, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लेआउट है ये। हालांकि इसके अलावा QWERTZ भी है, AZERTY है, DVORAK है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा कीबोर्ड लेआउट नहीं है या कौन सा कीबोर्ड लेआउट प्रचलन में है। तो ये आपके लेआउट्स हैं कीबोर्ड के जो आपको काम में आते हैं। तो यहाँ पर अभी देखते हैं, जैसे QWERTY कीबोर्ड है, ये कॉमन जो लेआउट है वो है, ये आपको दिख पा रहा होगा। तो यहाँ देख सकते हो, देखो ये जो आपकी कीज़ हैं इसमें टॉप में ये QWERTY इसलिए बोला गया इसको। ठीक है, तो ये कॉमन लेआउट है। ऐसे ही QWERTZ है। QWERTZ कहाँ काम में आता है, अधिकतर ये जो जर्मनी है, हंगरी है, यानी ये इस तरीके से इन जगहों पर आता है। तो यहाँ QWERTZ काम में लिया गया, वाई को थोड़ा सा रिप्लेस करके आपके बॉटम में यहाँ पहुँचा दिया। ठीक, तो इसलिए इसको क्या किया, QWERTZ कर दिया। ऐसे ही आपके ये AZERTY इसको बोल दिया गया, ये फ्रेंच स्पीकर्स के लिए काम में लिया जाता है यूरोप में। ठीक है, तो ये कीबोर्ड लेआउट्स हैं जो जनरली आपके काम कहाँ पे काम आता है, AZERTY, फ्रेंच में QWERTY सभी कॉमन है, QWERTZ आपके अभी मैंने जैसे बताई दिया आपको। ठीक, ऐसे ही आपके एक जो लेआउट है DVORAK है, ये अल्टरनेटिव है QWERTY के लिए। ये आपके थोड़ा सा जो डिज़ाइन किया जाता है, देखो कीबोर्ड को, किसी भी कीबोर्ड को जो डिज़ाइन किया जाता है वो इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कीज़ को आगे पीछे। आप सोच रहे होंगे कि सारे कीबोर्ड्स में ABCD क्रम में क्यों नहीं है, ABCDEFG ऐसे क्रम में होनी चाहिए कीज़, तो इन्होंने ऐसे क्यों बना दिया, कहीं A को रख दिया, कहीं पास में B को दूर रख दिया, कहीं नीचे रखा है कोई। तो ये क्या है, हमारी फिंगर्स के मोशन, देखो कई चीज़ें ध्यान में रख के बनाई गई, फिंगर्स का मोशन प्लस किसी करेक्टर की अक्रेंस, किसी भी सेंटेंसों में अक्रेंस, करेक्टर अक्रेंस होती है। जैसे हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें ए काम में आता है, OIOU, AEIOU जो आपकी वोवेल्स हैं ये काम में आते हैं, इनमें भी कौन सा ज़्यादा काम आता है, तो उसी हिसाब से इनको डिज़ाइन किया गया। तो किसी फिंगर मोशंस को टाइपिंग रेट को बढ़ाने के लिए और एरर्स को घटाने के लिए अपन क्या करते हैं, QWERTY, इस वजह से इसको बनाया गया। ठीक, तो ऐसे ही ये कीबोर्ड्स के आपके लेआउट तैयार किए गए। ये अभी मैंने आपको बता दिया, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ ये होती हैं, पंक्चुएशन सिंबल्स हैं, स्पेशल सिंबल्स, मॉडिफायर कीज़ के बारे में मैंने बताया था, आपकी एंटर, कंट्रोल, अल्ट है, नेविगेशन कीज़ हैं। ठीक है, सिस्टम कमांड्स के बारे में मैंने बताया था आपको, एस्केप है, ये इस तरीके से सिस्टम कीज़। इसके बाद आपके यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि ये इस तरीके से कीज़ को हो गई। ठीक, अब आते हैं कि ये तो रही हमारी टाइपराइटर की तरह कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद आते हैं हम पॉइंटिंग डिवाइस पे। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती हैं,
सिंपली इनमें जो इनपुट दिया जाता है ये हार्डवेयर होते हैं इस टाइप के कि इनसे क्या है किसी भी हम माउस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं या किसी आइटम को डिस्प्ले पे जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, एक सिंपली हार्डवेयर है जो क्या करते हैं, ये यूज़र को किसी माउस पॉइंटर को मूव करवा के उस पर क्लिक करवाने या उसको सेलेक्ट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारी पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। अब इसमें जो पॉइंटिंग डिवाइस हैं वो किस तरीके की होती हैं, तो देखो पॉइंटिंग डिवाइस में कई में तो होता है कोई एक बॉल होती है, मैकेनिकल इनपुट डिवाइस जिनको बोलते हैं, मैकेनिकल इनपुट डिवाइसेज होती हैं ये। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कह सकते हैं रोलिंग जो बॉल्स होती हैं उसमें वो मैकेनिकल टाइप के होते हैं, एक टच बेसिस पे होते हैं, सरफेस पर किसी को टच करके भी आप पॉइंटिंग डिवाइसेज के जरिए जो अपन मोस्टली यूज़ करते हैं, या आपके एक मूविंग स्टिक्स के जरिए भी आप इनपुट दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास इसी में जैसे सबसे अपन लेके चलते हैं सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइस में जो आपके बॉलिंग्स के हिसाब से रोलिंग होती हैं, यानी बॉल जिनमें बॉल रोल होती है, मैकेनिकल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये मैकेनिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें आपके माउस है, ट्रैक बॉल है। ठीक है, इनमें एक सिंपली क्या होती है, कोई बॉल होगी ऊपर हो सकती है, इस तरीके से एक डिवाइस होती है जिसमें आप बॉल को मूव करवा के इस तरीके से ये इसको टच करके आप इनपुट दे सकते हो। ठीक, इसमें अब जैसे सबसे पहले माउस को लेकर चलते हैं। माउस क्या है, एक इस तरीके से जो डिवाइस है वो क्या कर सकती है, कर्सर को कंट्रोल करती है, पॉइंटर को। ठीक है, इसमें ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सबसे ज़्यादा काम आती है, जीयूआई में, ये ध्यान रखना है, जीयूआई में माउस या ये काम में आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे इजीली आप काम कर सकते हो, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। माउस भी आपके कई टाइप के हो सकते हैं, जिसमें आपके मैंने अभी जैसे बताया कि एक मैकेनिकल माउस होता है। मैकेनिकल माउस क्या होता है, इस तरीके का माउस होता है जिसमें यहाँ पर आपकी ये बॉल लगी होती है। ये जैसे हम माउस को आगे पीछे करते हैं तो ये बॉल आपकी क्या करती है, मूव करती है, और इस बॉल के मूव करने से आपके कर्सर पॉइंटर जो होता है वो क्या होता है, मूव होता है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस होता है, ऑप्टिकल में क्या होता है, यहाँ पर आपकी एक लेज़र लाइट लगी होती है, एक लेजर यानी लाइट आती है यहाँ पर, ये लेज़र लाइट होती है, ये सरफेस पे पड़ती है, किसी भी सतह पर पड़ती है। सतह पर जैसे ये लाइट पड़ेगी तो इससे क्या होगा कि ये लाइट के रिफ्लेक्शन को एक सेंसर लगा होता है इसमें, वो डिटेक्ट करता है, और उस डिटेक्ट करने के आधार पर आपका माउस का पॉइंटर क्या होता है, मूव होता है, कंट्रोल होता है। ठीक, तो ऐसे ही मैकेनिकल में तो रबर की बॉल होती है या मेटल की बॉल होती है जिससे वो डायरेक्शन पे मूव करती है, और लेजर होती है इसमें, वो माउस के मूवमेंट को डिटेक्ट करती है। ठीक, ट्रैक बॉल ऐसे ही जैसे माउस किसी शेप की ट्रैक बॉल होती है, इसमें बजाय नीचे के बॉल ऊपर होती है यहाँ पर। ठीक है, इसमें यहाँ पे इस बॉल को हम क्या कर सकते हैं, अपनी उंगली से, थंब से मूव करवाते हैं। ठीक, तो इसमें ये आपके पॉइंटर होता है, वो इस बॉल को रोटेट करने से, फिंगर से या पाम से, आप जो भी करना चाहो, तो इसके लिए मूव करवाने के लिए आपको माउस को मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है भाई। जो आपका मैकेनिकल माउस था उसमें नीचे बॉल थी, उसको क्या करना पड़ता था, आपको माउस को आगे पीछे करना पड़ेगा, बट इसके लिए आपको माउस को मूव करना नहीं है, सिर्फ बॉल को ऊपर वाले को मूव करना। तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती मूव करने के लिए। ठीक, ऐसे ही आपकी जो पॉइंटिंग डिवाइस है, टचिंग के हिसाब से जो सरफेस को टच करने के लिए जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी है, तो माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गई, ये टचिंग, ये किस टाइप की थी, यानी बॉल्स के मूव करने के हिसाब से। अब आपकी जो सरफेस को टच करने के हिसाब से कौन सी है, टच पैड है, ग्राफिक टैब हैं, आपके टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, स्टाइलस है, ये सारी कैसी हैं, आपकी इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इनसे भी माउस कंट्रोल होता है, यानी आपका माउस कर्सर कंट्रोल होता है, कर्सर कंट्रोल करने के लिए ये सारी का। तो टच पैड तो आप जनरली आप जैसे देखते हो कि आपके कीबोर्ड में, तो लैपटॉप में अगर आपने देखा हो तो इस तरीके का एरिया होता है जहाँ पर आप इसी एरिया में, ये वाला एरिया जो है, इसमें क्या कर सकते हो, टच करके कहीं पे उंगली को, माउस पॉइंटर को मूव कर सकते हो। ठीक है, ये इसके साथ में ये दो बटन होते हैं, ये माउस के बटन की तरह काम करते हैं। तो ये टच सेंसिटिव होता है, इसमें आप पोर्टेबल है ये कंप्यूटर के लिए, इस पर आप फिंगर्स को जनरली मूव करके कोई भी
माउस पॉइंटर डिस्प्ले पर कर्सर को मूव करवा सकते हो। टच पैड के बाद आपके है ग्राफिक्स टैब। ये आपको ये ग्राफिक्स टैब देखा हो नहीं देखा हो, आजकल जैसे मार्केट में एक नाम आ रहा है पेन टैब, ग्राफिक टैब होते हैं ये। इसमें एक सिंपल आपके पास साथ में एक पेन होता है आपके पास, एक नीचे टैब होता है। ये एक तरीके से इसको हम कई बार डिजिटाइजर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ग्राफिक टैब का नाम क्या है? डिजिटाइजर। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये डिजिटाइजर टैबलेट भी बोलते हैं इसको, कई बार ग्राफिक पैड भी बोलते हैं, ड्राइंग टैबलेट भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी जो डिजिटाइजर भी है, इसमें क्या है, आप वन हैंड ड्राइंग इमेज कर सकते हो, ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पेन पेंसिल की तरह ही इस पर आप काम कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ये डायरेक्ट आपके कनेक्ट हो जाता है कंप्यूटर से यूएसबी के थ्रू, और इससे आप वर्क कर सकते हो। तो ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक। इसके बाद आपकी टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन आपने खूब सारे जैसे एटीएम मशीन पर काम में ली होगी, आजकल लैपटॉप भी बहुत सारे टच स्क्रीन के आ रहे हैं। आपके फ़ोन हैं, एंड्रॉयड फ़ोन हैं, वो भी टच स्क्रीन के आ रहे हैं। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, सिंपली ये इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होती है, जिसमें आप किसी भी प्रेजेंस पे लोकेशन पे आप जैसे टच करते हो तो वो डिस्प्ले एरिया में अपना वर्क करने लग जाता है, ठीक है। इसमें आप कोई भी फिंगर से या हाथ से टच करके कोई भी काम कर सकते हो। इसके बाद आपके पास लाइट पेन है। लाइट पेन सिंपली जैसे आपके एक लाइट पेन होता है, इसमें से एक लाइट सेंसिटिव लाइट निकलती है, जिसका डिस्प्ले से CRT मॉनिटर्स पे एक कोई डिवाइस लगी रहती है, जिसका वो उसको डिटेक्ट करता है लाइट को, ठीक है, और उसके आधार पे ये काम करता है, ठीक। तो इससे भी आप टच करके काम कर सकते हो किसी भी इमेज पे, या ड्रॉ कर सकते हो, सिंपली पेन है ही, ठीक। टच स्क्रीन की तरह ये पोजिशनल एक्यूरेसी होती है इसमें। इसके बाद आपके पास स्टाइलस है। स्टाइलस नाम सुना होगा। स्टाइलस एक सिंपली पेन जैसा ही होता है, प्लास्टिक का टाइप होता है, जिसमें आप टच करने के लिए किसी पर्टिकुलर एक्यूरेट लोकेशन पर टच करने के लिए काम में आता है। ये कुछ मोबाइल्स में, जैसे कुछ स्पेशल पहले मोबाइलों में, बहुत सारे मोबाइलों में आता था, HTC के में या कुछ सैमसंग के मोबाइल हैं, उनके साथ में ये आपका स्टाइलस आता था। स्टाइलस सिंपली एक छड़ सी होती थी जिससे आप टच करके काम कर सकते थे। ये स्मॉल पेन शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है, पेन की शेप का सा, जो इनपुट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल डिवाइस पे या ग्राफिक टैब पे भी। अभी आपको जैसे टैब बताया, तो टैब में जो नीचे का जो पार्ट था वो आपका टैब है, और ऊपर जो जिससे आप उस पर ड्राइंग करोगे या टच करोगे वो आपका स्टाइलस है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आते हैं, अब आ गई, ये तो बात रही टच वाली इनपुट की, पॉइंटिंग टच इनपुट डिवाइस नहीं थी। अब बेस्ड ऑन मूविंग स्टिक्स है। इसमें जॉयस्टिक है, गेम पैड है। आपकी जॉयस्टिक गेम्स में काम आती हैं, ये गेम पैड भी है, ठीक है। ये आपकी मूविंग स्टिक्स है। मूविंग स्टिक्स भी एक तरीके से मैकेनिकल हैं, ये इसको भी हम मैकेनिकल इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। ये मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। इसमें क्या करते हैं, ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गेम में मूव करवा सकते हो, नेविगेट करने के लिए काम आते हैं। या फिर ये आपके फ्लाइट में भी सिमुलेटर बनाते हैं, आप फ्लाइट करनी हो कोई सिमुलेटर वगैरह के लिए तो ये काम आता है। ये आपको दिख रहा है जॉयस्टिक है। गेम खेलते समय आपने अगर यूज लिया हो तो इस तरीके से एक डिवाइस काम में आती है, ये गेम खेलने के लिए काम में आती है, ये जॉयस्टिक है, ठीक है। इसके बाद ये आपका गेम पैड, ये आपने खूब यूज लिए होंगे, अगर आपने कंसोल गेम खेले हों तो इसको गेम पैड भी बोलते हैं, गेम कंट्रोलर भी बोलते हैं, या जॉय पैड भी कह सकते हैं, गेम वीडियो गेम कंट्रोलर भी कर सकते हैं। ये उस यानी गेम के लिए पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। जो कंसोल गेम्स होते हैं उनमें ये काम आती है। इसमें मल्टीपल बटन्स होते हैं और एक बीच में जॉयस्टिक होती है, मिनी जॉयस्टिक होती है, जिससे आप उसको ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। ये बटन्स हैं यहाँ पर, इसमें भी मिनी जॉयस्टिक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके एक गेम पैड है। तो ये आपके ये तो भाई बात रही हमारी कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है जी की। पहली तो हो गई टाइप्ड वाली। टाइप्ड वाली में मैंने कीबोर्ड बताया, कीबोर्ड में भी अपन ने कई लेआउट्स देख लिए, ठीक है, 4 लेआउट बताए थे। फिर कीबोर्ड के बाद आप आ गए पॉइंटिंग डिवाइस पे। पॉइंटिंग डिवाइस को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, बेस्ड ऑन बॉल, मूविंग बॉल, बेस्ड ऑन टच और बेस्ड ऑन स्टिक मूविंग, ठीक है। अब तीसरी तरीके की जो अपनी कीबोर्ड हो गई, टाइप के बाद प्रिंट आपकी टच हो गई, मूविंग पॉइंटिंग हो गई। पॉइंटिंग के बाद आपके आती है, आपको अगर कोई इमेज को इनपुट करना है या वीडियो को इनपुट करना है तो उसके लिए आप कैसे करोगे।
तो कोई इमेज है आपके पास, डिजिटाइज करना है उसको, इमेज को, तो इसको इनपुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके की बहुत सारी डिवाइसेस काम में ले सकते हैं, जिनमें आपका डिजिटल कैमरा है, वेब कैमरा है, ऑप्टिकल स्कैनर है, 3D स्कैनर है, फिंगरप्रिंट है, बारकोड है, OMR है, OCR है, MICR, ये सारी आपकी इमेजिंग इनपुट डिवाइस है या वीडियो इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। सिंपली वीडियो कोई अलग से कुछ डेटा नहीं है, ये इमेजेज का ही कलेक्शन होता है। अपन ये कह सकते हैं कि जो इमेजेज हैं, बहुत सारी इमेजेज को अगर हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में दिखा दें तो वो हमें वीडियो लगने लगती है उसी को, तो ये आपकी वीडियो इनपुट के लिए काम आती है। इसके बाद अब जैसे डिजिटल कैमरा आपने यूज किया होगा, ये देखते हैं आप आजकल बहुत प्रचलन में है इस तरीके की डिजिटल कैमरा, ये ऑफलाइन इनपुट के लिए काम आती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को कैप्चर करें, कंप्यूटर से कनेक्ट करें और उस डेटा को ट्रांसफ़र कर दें, किस में, कंप्यूटर में। तो डिजिटल कैमरा जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही किसी भी डेटा को या को वीडियो या पिक्चर को स्टोर कर लेता है, ठीक है। और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, डिजिटल कैमरा को बाद में कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उस डेटा को अपने कंप्यूटर में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक चीज़ ये है कि ये जो डिजिटल कैमरा है वो किस टाइप का है, आपका ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब ये है कि जिस डिवाइस को हम बगैर कंप्यूटर के कनेक्ट करके यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कीबोर्ड है, वो ऑफलाइन नहीं चल सकता। आप कीबोर्ड को निकाल के अगर की टाइप करोगे और फिर बाद में उसे कनेक्ट करो तो वो आपका इनपुट नहीं रहेगा उसमें, कीबोर्ड में स्टोरेज नहीं होता। माउस है, ठीक है। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेज जो हैं वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन क्या होंगी, जो सिर्फ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के बाद ही वर्क करेंगी, वो ऑनलाइन है। और कंप्यूटर से डी अटैच करके भी जिनको यूज किया जा सकता है वो ऑफलाइन है। तो डिजिटल कैमरा आपका क्या है, ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। इसमें खुद का इनपुट के लिए रहता है, उसी में आपके स्टोरेज भी रहता है, उसी में आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस रहती है, ठीक है। तो इसमें ये डिजिटल कैमरा, बट इसकी प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसको घटाने के लिए हमने ऑनलाइन अगर किसी कैमरा यूज करना होता है तो उस समय हम यूज करते हैं वेब कैम। ये सिंपली आपको दिख रहा है, ये वेब कैम है, ये आपके ऑनलाइन वर्क करता है, ठीक है। ऑनलाइन काम करेगा, ये कनेक्ट होगा कंप्यूटर से तभी वर्क करेगा। तो इससे आपकी प्राइस क्या हो जाएगी, बहुत घट जाएगी। ये आपका ऑनलाइन काम कर, इंटरनेट पर आप वीडियो चैट करने के लिए काम में ले सकते हो। तो इस तरीके से ये आपके वेबकैम हुआ। वेबकैम के बाद आपके आता है स्कैनर, ऑप्टिकल स्कैनर है, ठीक है। ये क्या है, ऑप्टिकल स्कैनर आपके एक तरीके का हार्डवेयर होता है जो किसी भी इमेज को या किसी भी टेक्स्ट को इजीली, जो आपने देखी है या फोटो है आपके पास, उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म में, फाइल में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसे कंप्यूटर की डिस्प्ले पर देख सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। तो स्कैनर अधिकतर जो आते हैं, प्रोबेबिलिटी जो अपन बोलते थे कि दो तरीके का आते हैं, एक और आजकल आने लग गया है नया, जोड़ सकते हैं हम, शीट फीड स्कैनर। शीट फीड स्कैनर भी हो सकता है। ये क्या होता है, देखो, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और एक शीट फीड स्कैनर, ये 3 स्कैनर हैं अपने पास। फ्लैट बेड स्कैनर कैसा होता है, फ्लैट बेड स्कैनर आपका ये सिंपली आप इस तरीके का एक स्कैनर देखा हुआ है, ये फ्लैट बेड है, जिसमें एक बार में हम इसको ओपन करके यहाँ पर पूरा पेज रख देते हैं और उसमें स्कैन कर लेते हैं, तो पूरा पेज वन टाइम में आपका स्कैन हो जाता है। हैंड हेल्ड में इस तरीके से ये हैंड हेल्ड स्कैनर्स हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, हाथ को मूव करवाते हुए और एक एक कैरेक्टर को या एक एक लाइन को या एक एक पर्टिकुलर इमेज को स्कैन कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपके काम। तो यहाँ पर ये तो आपके हैंड हेल्ड स्कैनर और फ्लैट बेड स्कैनर है। फ्लैट बेड स्कैनर जो आपका होता है वो एक तरीके से फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है, ठीक है। इसमें आपके कोई भी डॉक्यूमेंट फ्लैट में रखा जाता है, स्टेशनरी को स्कैनिंग होता है। हैंड हेल्ड में आपके हाथ से पकड़ के रखते हो, कोई भी टेक्स्ट के ऊपर होकर खुद मूव करवाते हो, ठीक है। इसमें पिक्चर्स को, फोटोज़ को आप, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है किसी पेज को एक साथ स्कैन करना। इसके बाद आपके पास आता है जैसे ये शीट फीडेड स्कैनर है। शीट फीडेड आज स्कैनर क्या होते हैं, आजकल एक तरीके से ऐसे एक स्कैनर आता है, ये जो आपको स्कैनर दिख रहा है। इस स्कैनर में क्या है कि आप एक साथ बहुत सारी शीट्स को, सिंगल पेजेस को रख सकते हो और ये ऑटोमेटिक फीड करता जाता है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो आपके स्लॉट में रख दिए जाते हैं और उसके बाद उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें स्कैनर में एक तो शीट फीडर होता है, स्कैनिंग मॉड्यूल अलग होता है, कैलिब्रेशन में शीट्स होती हैं, ठीक है।
इसमें लाइट मूव नहीं करती, लाइट स्थायी रहती है। जबकि देखो फ्लैट बेड में क्या होता है, जैसे ये फ्लैट बेड है, फ्लैट बेड में क्या होता है, पेज रखा तो यह लाइट जो होती है, एक रॉड होती है, स्कैनिंग रॉड जैसे बोलते हैं, स्कैनिंग मॉड्यूल जो होता है, ये इधर आपकी मूव करती है, ठीक है। और जो हैंड हेल्ड में क्या करते हो, आप खुद मूव करवाते हो, लाइट को हाथ में ले रखा होता है और उसके बाद उसको आप पेज के ऊपर होके मूव करते हो। जबकि इसमें क्या होता है कि आपकी लाइट स्थायी रहती है, आप सीट फीड होती जाती है। तो ये आपका जो सूटेबल है वो क्या, सिंगल पेज डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। इसमें आप कोई भी थिक ऑब्जेक्ट को यूज़ ले सकते हो, बुक्स वगैरह को, मैगजीन वगैरह को आप इसमें स्कैन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो आपका एक सीट फीडेड स्कैनर रहा। इसके बाद ये 3D स्कैनर है। 3D स्कैनर क्या है, एक तरीके की ऐसी डिवाइस होती है, ये दिख रही होगी आपको, ये एक स्कैनर डिवाइस है, ये स्कैन करती है। यहाँ से इस पर लाइट पड़ रही है, ये इस तरीके से एक 3D कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये क्या करता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को एनालाइज करता है, कलेक्ट करता है डेटा को, शेप्स को और उसके अपीयरेंसेस को भी, कलर्स को भी, ठीक है। इसमें आपके ये डिजिटली कंस्ट्रक्शन करता है और 3D मॉडल्स इसमें बनता है, ठीक। तो ये इसमें आप 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हो। अब ये तो रही बात आपकी स्कैनर्स की, सिंपली जो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए काम आता है। डॉक्यूमेंट स्कैनर्स के अलावा भी आपके पास, या ऑब्जेक्ट स्कैनर के अलावा भी, या इमेज को इनपुट करने के लिए जो आप काम में ले रहे थे, उसके अलावा आप कई बार बायोमेट्रिक्स यानी बायो इनपुट्स भी होते हैं, कुछ बायो इनपुट्स होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं बायो इनपुट। बायो इनपुट में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, जैसे आपके फिंगरप्रिंट हुए, ये फिंगरप्रिंट भी बायो इनपुट है, प्लस आपके आइरिस हुआ, ठीक है। आइरिस स्कैनर आता है जिसमें आप आंखों की पुतलियों को स्कैन करते हो, तो आइरिस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर ये इस तरीके का आता है, जैसे आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस में जो काम आते हैं वो ये चीज़ है, ठीक। ये आपके बायोमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपके यूजर्स एंटर करते हैं, पासवर्ड स्कैन करता है फिंगर्स को और उसके बाद ऑथेंटिकेट करता है। क्योंकि कई बार अपन के मानना ये है कि किसी भी एक पूरे वर्ल्ड में किसी एक इंसान की फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच नहीं करती, तो ये ऑथेंटिकेट करने के लिए काम आता है। इसी प्रकार आपके एक बार कोड रीडर है। बार कोड रीडर जनरली जो प्रोफेशनल आपकी कमर्शियल शॉप्स होती हैं, शॉप्स पे काम आता है, जैसे मॉल है आपका कोई भी, वहाँ पे भी यही काम आता है, बार कोड रीडर काम आता है। आपने एक देखा होगी, कुछ प्रोडक्ट होते हैं उन पे एक इस तरीके की लाइनें बनी रहती हैं, ऐसे कुछ लाइन से बनी होती है, ये नंबर की, कोई मोटी है कोई पतली है, इस तरीके से आपने देखा होगा। यहाँ पे कुछ एक कोड नंबर भी लिखे होते हैं 5 4 9, ठीक। तो इस तरीके के कोड को रीड करने के लिए जो काम आता है वो आपका बार कोड रीडर काम में आता है। ये बार कोड रीडर है जो क्या करता है, ये सिंपली कोई भी डिटेल्स को जो प्रिंट है बार कोड में, उसमें क्या होती है, पहले से ही इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल होती है कि क्या इसकी नाम क्या है, प्राइस क्या है। तो यहाँ से इसको ये क्या करता है, डेटाबेस में एंटर करता है, ठीक है। इसमें सिंपली यहाँ एक बटन होता है, इससे स्कैनिंग, जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये बार कोड है और इसको स्कैन कर रहा है, ठीक। तो ये बार कोड स्कैनर होता है। बार कोड के बाद आपका आता है OMR। OMR का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रीडर, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, जैसे आपने एक शीट्स देखी होंगी, एग्ज़ाम देते हैं अपन, तो उसमें एक OMR शीट होती है जहाँ पर बहुत सारे गोले गोले भरे जाते हैं, अल्फ़ाबेटिक, किसी भी नाम को भी गोलों में भरा जाता है, किसी रोल नंबर है उसमें भी, एक किसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर भी है उसको भी गोलों में फिल किया जाता है। तो इनको बोलते हैं मार्क, और इन्हें ऑप्टिकली मार्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक, OMR जो आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर काम में आता है। इधर से जैसे आपको दिख रही है ये बहुत सारी OMR शीट्स हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, इनको स्कैन करता जाएगा और एक एक को बाहर निकालता जाएगा, और इनका जो डेटा है उसको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पे, वो ऑटोमेटिक उस डेटा के आधार पर उसके जो भी रिजल्ट होते हैं या जो लॉग्स होते हैं उनको क्या करेगा, इन्फॉर्मेशंस को डेटाबेस में ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो ये OMR आपके OMR शीट्स को रीड करने के लिए। इसके बाद आपका है OCR।
OCR है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। अच्छा देखो, कई बार फुल फॉर्म में इस तरीके से आ जाता है, जैसे OMR की फुल फॉर्म क्या है या OCR की फुल फॉर्म क्या है। तो देखो OCR को अगर डिवाइस की बात की जाएगी, डिवाइस OCR डिवाइस है, तो आपका ऑप्टिकल कार्ड रीडर है, ठीक है। बट जब बात आएगी टेक्नोलॉजी, तो OCR टेक्नोलॉजी जो है वो है आपकी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इसका अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना कि अगर किसी जगह पर OCR की फुल फॉर्म पूछी जाए तो उसमें ये ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन है या ऑप्टिकल कार्ड रीडर है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है। तो ये क्या करता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, इस तरीके से एक डिवाइस होती है जिसके आगे हम नीचे क्या है, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं। जो डॉक्यूमेंट, जैसे ये दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को जैसे यहाँ पे प्लेस किया है तो इसमें क्या है, ये इन करेक्टर्स को जो अभी इमेज फॉर्म है, ठीक है, ये कैसी फॉर्म है, इमेज है। ये इमेज फॉर्म क्या करेगी, इसको यहाँ एक OCR टेक्नोलॉजी, यानी ये सॉफ्टवेयर है एक तरीके से, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या करेगा, इस इमेज में लिखे हुए टेक्स्ट को सेपरेट करके किस में कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन काम करता है। इसके बाद आपका एक MICR बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज ली जाती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अगर डिवाइस की बात कर रहे हैं तो रीडर लगेगा, और अगर आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो रिकॉग्निशन लगेगा। ये भी एक तरीके का स्कैनर ही है। करता क्या है, आप जनरली जैसे आपको ये बैंक का चेक दिख रहा है, तो स्टेट बैंक के जो जितने भी चेक्स होते हैं वो क्या है, किसी भी बैंक का जो चेक होता है उसमें एक बॉटम पार्ट आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये पार्ट है आपका, इसमें ये कुछ नंबर लिख रहे हैं आपके टेढ़े मेढ़े से, 4 ऐसे लिखा हुआ है, 6 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। ये एक विशेष प्रकार की स्पेशल इंक से लिखे जाते हैं। जो आपकी एक टाइप ऑफ जो इंक होती है वो आपकी किस इंक से है, ये मैग्नेटिक इंक है। किस तरीके की इंक है, मैग्नेटिक इंक। अब मैग्नेटिक इंक से ये लिखा हुआ है, तो इसको क्या है, ये हर बैंक की ये इंक का जो रेशियो होता है, कितना इसमें क्या मिलाया जाएगा, कितनी मैग्नेट होगी, उसको हर बैंक का डिफरेंट होगा। तो जब भी किसी बैंक का चेक रीड किया जाता है कि किस बैंक का है और उसका नंबर क्या है, किसके नाम से इश्यू है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, MICR काम में लेते हो। तो ये जैसे आप देख पा रहे हो कि ये आपकी मशीन है, इसमें ये चेक लगा दिया और इधर से मूव करके ऐसे निकाल देंगे, तो इससे ये क्या करेगा, इस चेक को रीड कर लेगा। तो इससे क्या है, चेक की ऑथेंटिसिटी पता चलती है, चेक आपका जाली नहीं हो पाएगा इससे, कि कोई जाली चेक बना ले, ठीक। तो इससे आपकी पर्टिकुलर बैंक का भी पता होगा। अब इसके बाद है आपकी, ये तो रही बात आपकी स्कैनर्स की। अब स्कैनर्स के बाद आते हैं ऑडियो इनपुट डिवाइसेज में। ऑडियो इनपुट डिवाइस क्या करती हैं, आपके किसी भी ऑडियो सिग्नल को कंप्यूटर में इनपुट करवाने के लिए काम आती हैं। ऑडियो इनपुट डिवाइसेज क्या काम आती हैं, किसी भी ऑडियो सिग्नल्स को और कंप्यूटर में इनपुट करवाना, यानी उन्हें ऑडियो सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करवा के स्टोर करना होता है या प्रोसेसिंग करनी होती है, तो हमारा ऑडियो इनपुट डिवाइस काम आती है। तो ये यूजर्स को क्या करती है, जो ऑडियो सिग्नल्स हैं उनको कंप्यूटर के लिए प्रोसेसिंग के लिए या रिकॉर्डिंग के लिए या किसी भी कमांड को देने के लिए ये काम आती है। इसमें जो काम आता है वो आपका माइक्रोफोन है, मिडी कीबोर्ड है, ठीक है। इसमें माइक्रोफोन आप सभी इससे परिचित हैं। माइक्रोफोन जो होते हैं वो आपके सिंपली एक तरीके से बोलने के लिए काम आते हैं, हेडफोन में भी काम आता है कई बार। ये आपका एक माइक्रोफोन है, इसमें क्या करेंगे, सिंपली ऐसा हार्डवेयर है, ये यहाँ पे माइक लगा होता है, ये माइक है, ये क्या करेगा, जो हम ऑडियो बोलेंगे उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फिर कंप्यूटर पे जाके कहाँ वो क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। माइक्रोफोन क्या है, कंप्यूटर में इन ऑडियो को इनपुट करने के लिए काम में लिया जाता है। मिडी कीबोर्ड क्या है, मिडी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस। यानी ये एक तरीके से क्या है कि एक इंटरफेस है जो किसी म्यूजिकल इंटरफेस को, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए काम आता है। तो ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पियानो टाइप, आपने पियानो देखा होगा, पियानो कीबोर्ड, इसको कई बार पियानो को कीबोर्ड भी बोलते हैं,
वैसे आजकल तो 3 कॉम्बिनेशन आते हैं पियानो में, खुद पियानो तो है ही वो, प्लस कीबोर्ड भी बोलते हैं उसको, प्लस इसको कई बार हम आजकल ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन। तो इसमें आपका ये क्या करता है, मिडी जो होता है, मिडी कीबोर्ड जो होते हैं, एक तरीके के ऑर्गन टाइप जो होते हैं, या आप पियानो कह सकते हो, ये क्या है, कीबोर्ड की डिवाइसेज है। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो मिडी सिग्नल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से सिग्नल निकल रहे हैं, उनको कंप्यूटर में एंटर करने के लिए काम आता है। ये क्या करता है, उन इंफॉर्मेशंस को, मिडी इंफॉर्मेशंस को ये प्रोड्यूस करता है और डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको वापस सेट करता है एनालॉग में। ठीक है, तो ये आपकी मिडी रही, ये देख सकते हो यहाँ मिडी, ये रहा, ये मिडी है, ये आपका एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, आपका एक मिडी डिवाइस है, मिडी कीबोर्ड बोलते हैं इसको। ये इस तरीके से, और सेम दिखने में कैसा है, पियानो टाइप ही। ठीक है, इसके बाद कुछ अलग से इनपुट डिवाइस है जो आप जनरली बहुत सारी जगह यूज होती हैं, इनको अपन कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें जैसे एक आपकी लाइट गन है, लाइट पेन है, जैसे लाइट पेन था, लाइट पेन की तरह ही सेम लाइट गन काम करती है। कैसे, जैसे आप गेम खेलते हो तो इसमें क्या करता है, ये आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह वर्क करता है। पॉइंटिंग डिवाइस, ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ये। इसमें हम वीडियो गेम खेलते हैं, आर्केड वगैरह, तो इसमें गन से पॉइंट आउट करते हैं और ट्रिगर करते हैं, जैसे ही वो प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे उस स्क्रीन पे क्या होता है, एक फोटो डायोड्स होते हैं। ये ध्यान रखना है कि गन जो पेन है, इलेक्ट्रिक पेन है, यानी जो आपका लाइट पेन है, लाइट पेन प्लस लाइट गन है, लाइट पेन और लाइट गन दोनों के दोनों आपकी फोटो डायोड्स के आधार पर काम करते हैं। फोटो डायोड होते हैं, फोटो डायोड स्क्रीन पे लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे हम लाइट उस जगह पे जाती है तो एब्जॉर्ब करते हैं और उसको जगह को डिटेक्शन करके उस पर वर्क करते हैं। तो इसमें कई गेम खेले जाते हैं, जैसे शूटिंग डक है, हंटिंग डक गेम का है, उसमें हम डक को हंट करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो उसके लिए लाइट गन काम आती है। ठीक है, तो ये बात तो रही आपकी लाइट गन की। ऐसे ही अदर इनपुट डिवाइसेज में और आपकी एक VR सेट, आजकल बहुत ये चीज़ है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी के लिए एक क्या होता है, एक सेट आता है, ये आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, एक इसमें इसने हेडसेट पहना हुआ है, ईयरफोन पहने हुए हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर इसके पास क्या है, ग्लव्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ। ठीक, ये ग्लव्स हैं या कुछ डिवाइस है इसके हाथ में। तो ये क्या है, एक वर्चुअल रियलिटी का मतलब कि आप इसको हेड पे पहन रखा तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप या कोई वॉक कर रहे हो, स्काई में वॉक कर रहे हो, या फुटबॉल मैच खेल रहे हो, या किसी गेम में खुद आप कैरेक्टर बने हुए और आप उसके साथ में लड़ रहे हो किसी के साथ। तो इनके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, ये आपके इनपुट वर्चुअल रियलिटी के लिए इनपुट्स जो हैं वो ये हैं। यहाँ पर जो आपकी इनको मूवमेंट जैसे देंगे तो आप उसके हिसाब से सेंस करता है वो, और आप उस पर काम कर सकते हो। तो वर्चुअल रियलिटी, VR का मतलब है वर्चुअल रियलिटी। इसमें ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कंप्यूटर में, और इससे पर्सन जो इंटरेक्ट करता है वो वर्चुअली आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है ये। तो इसके पास जो डिवाइस है जो वो हेडसेट है, ग्लव्स है, कुछ इनपुट डिवाइस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस भी हैं जिनसे इनको साउंड वाउंड आती है। तो ये सारे, इससे बहुत सारे कोई गेम वेम खेलने में काम आता है, या आप कुछ अनुभव लेना चाहते हो, जैसे स्काई में घूमने का अनुभव लेना है, तो ये आपके इस तरीके से VR सेट काम में आता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस में है। इसके अलावा आपके इनपुट डिवाइस में अभी मैंने जैसे बताया ही था आपको कि जैसे बायो इनपुट जो होते हैं, बायो इनपुट्स को जो देने के लिए, इनपुट करने के लिए काम आती है कंप्यूटर में, वो है आपके, एक तो मैंने अभी बताया था बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस थी, बायोमेट्रिक डिवाइस थी जिसको अपन बायोमेट्रिक डिवाइस बोल रहे थे। एक आपकी आती है रेटिना या आइरिस स्कैनर। ठीक है, जैसे आप कभी आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक आँखों पे एक थोड़ी सी लाइट रेड कलर की या ग्रीन कलर की वो लाइट डालता है, तो उससे क्या है, वो वहाँ से उसके रेटिना को स्कैन करता है। ये माना जाता है कि रेटिना का जो स्ट्रक्चर है वो हर आदमी का सेम नहीं होता। ठीक है, तो ये एक सिक्योरिटी के लिए, या अपन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, या किसी के ऑथेंटिकेशन के लिए, या आइडेंटिटी के लिए इसको यूज़ करते हैं, ये वाला इस तरीके। तो ये आइडेंटिटी कन्फर्म करने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, ये क्योंकि इसको कभी कॉपी नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, इंफ्रारेड जो लाइट है वो आपकी पुतलियों पर डाली जाती है जिससे वो सॉफ्टवेयर, उनकी जो नेटवर्क होता है रेटिना के ऊपर ब्लड सेल्स का, खून की
वेसल्स होती हैं उनको जो स्कैन करता है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से ब्लड की सेल्स है, वेसल्स को रेटिना से यूज़ करता है और वेरीफाई करता है आइडेंटिटी को। तो ये इस तरीके से आपके आइरिस स्कैनर हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही आपके अलग अलग फील्ड में बहुत सारे और भी इनपुट डिवाइसेज हो सकती हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने यूँ ही बने रहिए और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।